हेलो। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का पीएससी प्रो क्लासेस पे। पीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग रोहित चौधरी। गुड इवनिंग अनुराग। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, आंतरिक ऊर्जा के बारे में हम पूरा पढ़ चुके थे। आंतरिक ऊर्जा के बारे में पूरा हो चुका था हमने, और स्थिर आयतन पर जो ऊर्जा में परिवर्तन है, ओके, वो हम कर लिया था, और उस पर आधारित हमने एक समीकरण है, इक्वेशन है, वो पूरा निकाल चुके थे। ओके, अब उसी पे ही आधारित एक पॉइंट आउट स्टार्टअप करते हैं आज। देखिए, यहाँ देखिए, लास्ट हम स्टार्ट कर चुके थे और हमने निकाला था स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। और स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा धारिता है वो थी हमारी, देखो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका जो फार्मूला हमारे लिए जो निकल के आता है वो हमने देखा था, वो है हमारा Cp Cv इक्वल टू डेल E अपॉन डेल टी। और यहाँ में हमने ये फार्मूला है, इसे डेरिवेट किया था। अब जबकि हमें पता है स्थिर आयतन पर देखें तो स्थिर आयतन पे जो डेल वी है, डेल वी की वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है। स्थिर आयतन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल वी की वैल्यू माना हमने क्या है? शून्य है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे? v को हटा देंगे। v हटते ही स्थिर आयतन पे v का मान लिया 0। अब ये हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी। अब हम cv से इस डेल टी को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो जो e की वैल्यू है, डेल ई की वैल्यू, वो हमारी निकल के आएगी कि डेल ई इक्वल टू cv डेल टी। ये हमारी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? ये जो वैल्यू निकल के आई है, इसमें हम अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं।
क्या करेंगे, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन या अंतः सूक्ष्म परिवर्तन। अंत परिवर्तन, इन्फिनिट स्मॉल चेंज। क्या करते हैं, इन्फिनिट स्मॉल चेंज, यहाँ पे अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है वो करते हैं। ठीक है, तो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करने पर जब हम इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, इसका समाकलन। इंट्रीकल करते हैं इसका, और इंट्रीकल करने पर जो हमारी वैल्यू है वो निकल के आएगी कितना, डेल ई इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे हम T1 से T2 तक टेम्परेचर लेंगे इसका, और सी वी डेल टी हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी यहाँ पे अपन को प्राप्त हो जाती है। इसकी समाकलित राशि है, समाकलित व्यंजक है इसका। ओके, क्लियर। अब ये चीज जब इसका समाकलन किया है ना, अब हम जो पहले एक चीज का अध्ययन कर चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, कि डेल ई इक्वल टू डेल क्यू। अगर मान लिया स्थिर आयतन पर ये ऊष्मा है, डेल ई इक्वल टू हमने डेल क्यू पढ़ा था, और अगर ये स्थिर आयतन पर है तो जो क्यू है उसके बेस में भी वी आ जाएगा, है ना। तो हम उसको लिख पाएंगे क्या, देखिए, डेल ई इक्वल टू डेल क्यू बेस में वी। पहले हम इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमने बस क्यू में बेस में वी लगा दिया, क्यू बेस में वी। अब ये चीज किसको बताती है, ये चीज हमारी इस पॉइंट को क्लियर करती है, किसी तंत्र द्वारा, किसी तंत्र द्वारा स्थिर आयतन पर, तंत्र द्वारा स्थिर आयतन पर अवशोषित की गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा वृद्धि के बराबर होती है। कि तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, की तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि के बराबर होती है।
इंग्लिश में देखें तो बात करें हीट एब्जॉर्ब बाय एनी सिस्टम heat absorbed by any system at constant volume. एक और वर्ड जब आयतन स्थिर हो। System at constant volume is equal to the internal energy change. Equal to the internal energy change. तो ये था हमारा, ये तथ्य हमने यहाँ पे सिद्ध किया। ओके, जो हमने स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा धारिता है उसका ये पार्ट और शेष रहा था। ये इससे प्रीवियस वाली क्लास में हमने पूरा कर चुके थे। हमने जो W है डेल V स्थिर आयतन पर, जैसे कि हम बात करें, देखिए आपको मैं बताता हूँ W कैसे शून्य होता है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल आपके लिए अनुराग में बताता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था E इक्वल टू Q माइनस W, और W होता है अपना E इक्वल टू Q माइनस P डेल V, और डेल स्थिर आयतन पर डेल V क्या होता है, डेल V इक्वल टू 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो E इक्वल टू क्या हो जाता है, Q हो जाता है। क्लियर? हाँ, साइक्लिक प्रोसेस में। और यहाँ पे भी स्थिर आयतन पर क्या कंडीशन हो गई, डेल वी इक्वल टू 0 हो गया। तो डेल वी इक्वल टू 0, तो डेल वी इक्वल टू जब हमारा 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ई इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और स्थिर आयतन पे होने के कारण यहाँ पे हमने वी लिख दिया। क्लियर अनुराग? क्लियर है? अब नेक्स्ट हम निकालते हैं अपना एंथैल्पी। क्लियर? ओके, एंथैल्पी।
यहाँ पे लिया अपन ने एंथैल्पी। अब देखिए, जब हम किसी प्रक्रम को स्थिर दाब पर संपन्न कराते हैं, कराने के लिए एक अन्य ऊष्मागतिकीय फलन है उसका उपयोग किया जाता है, इसे एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एंथैल्पी कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, किसी प्रक्रम को स्थिर दाब पर संपन्न कराने के लिए एक ऊष्मागतिकीय या एक अन्य ऊष्मागतिकीय फलन का उपयोग किया जाता है, से एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे एंथैल्पी कहते हैं। अंग्रेजी में लिखते हैं इसकी परिभाषा को, टू कैरी आउट, टू कैरी आउट ए प्रोसेस एट constant pressure we use another thermodynamic function which is called एंथैल्पी, कॉल एंथैल्पी। और ऊपर इक्वल लाइन ऐड कर देते हैं, इसे H द्वारा प्रदर्शित करते हैं। से H द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H। इज रिप्रेजेंटेड बाय H। ओके, जिसे H द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंथैल्पी का गणितीय रूप। एंथैल्पी की जो इस प्रकार जो परिभाषा है, ये तो परिभाषा है इसका थ्योरी में। अब इसका एक गणितीय रूप देखते हैं अपन। देखिए,
मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी का गणितीय रूप देखें तो एंथैल्पी का गणितीय रूप होता है E इक्वल टू के ई सॉरी एच इक्वल टू ई। ओके, एंथैल्पी किसके, आंतरिक ऊर्जा प्लस दाब आयतन का गुणनफल पी वी, इसके इक्वल होती है यहाँ पे एच इक्वल टू ई प्लस पी वी। ये है एंथैल्पी का गणितीय रूप, एच इक्वल टू ई प्लस पी वी। ओके, और एच इक्वल टू ई प्लस पी वी देखें तो इसमें एंथैल्पी तो बात करें आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होती है। एक सीधे सिंपल सा तथ्य ये निकल के आया। और इसमें देखें ई पी व एफ, ई पी है ना, व वी सॉरी, ई पी वी पी और वी, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एक अवस्था फलन है। ई पी व वी एक अवस्था फलन है। पी एंड वी आर ए स्टेट फंक्शन। आर ए स्टेट फंक्शन क्या है, एक अवस्था फलन है। ओके, अब अब हम इनका क्या करते हैं, अब हम इनका थोड़ा सा इनका बात करें अनंत सूक्ष्म मात्रा में लेते हैं, या फिर इनको एक अवस्था फलन के रूप में हम लिखते हैं, है ना। तो ये भी एक अवस्था फलन है, तो अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं वो चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ देखिए, जैसे हम इनका सूक्ष्मतम मात्रा लेंगे, जैसे मैं एच के लिए क्या ले लूँगा, डेल एच इक्वल टू डेल ई के प्लस, एक तो बार मैंने ले लिया पी डेल पी, पी डेल पी, और एक बार ले लिया प्लस पी डेल पी। और जैसा कि हमने परिभाषा से फ्रॉम डेफिनेशन, और फ्रॉम डेफिनेशन हमें एक तथ्य पता चलता है क्या, कि डेल एच, अब देखिए ये डेल पी क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ये किस पे है, स्थिर आयतन में डेल पी इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल, ये हमारा जो फार्मूला है ये यहाँ पे निकल के आएगा। ओके, ये जो हमारा फार्मूला है यहाँ पे निकल कर आता है। क्लियर। अब इनको नंबर भी हम साथ के साथ देते हैं, जैसे माना ये जो हमारी इक्वेशन है इसे तो दे दिया मैंने इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पे दे दिया इसे इक्वेशन 2, ये जो हमारा ज्ञात हुआ है, ठीक है, क्या दे दिया, इक्वेशन 2। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, ये देखिए,
ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, उसके अंदर अपना जो राशि है डेल ई, हम जान चुके थे डेल ई किसके इक्वल होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू, इसके इक्वल हमें देखने को मिलता है। ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। डेल ई की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है इन्होंने, है ना। अब इसी में ही आगे चलते हैं, जैसे कि हमें पता है जब डेल ई इस कंडीशन में स्थिर क्या है, दाब है, दाब अपना कैसा है, स्थिर। स्थिर दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे W इक्वल टू होगा अपना P डेल V, डेल V। और बात करें जो Q ऊष्मा होती है वो होगा, उसको हमने स्थिर दाब पर प्रेजेंट करने के लिए Q बेस में क्या लिख दिया, P लिख दिया। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या, ये देखिए ये इक्वेशन हो जाएगी हमारा डेल E इक्वल टू Q बेस में P माइनस P डेल V। ये जो इक्वेशन है हमारी ये निकल के आ जाएगी, और इसे मैं दूंगा इक्वेशन थर्ड। क्या दे दिया इसे, इक्वेशन थर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इक्वेशन थर्ड देने पर देखिए क्या होता है, इक्वेशन थर्ड देने पर ओके डन, वेरी गुड। हम्म, थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ मैं इसे, ठीक है, और यहाँ दे देता हूँ इक्वेशन फोर। ओके, इक्वेशन फोर दे दिया इसे। अब ये जो मेरी वैल्यू निकल के आई है डेल ई क्यू पी माइनस पी डेल वी, यहाँ पे ई की वैल्यू है वो निकल के आई है मेरे पास, ठीक है। अब इस ई की वैल्यू को मैं क्या रखूंगा, इक्वेशन फोर से ई की वैल्यू इक्वेशन टू में रखने पर, जो हमारी इक्वेशन टू है इसमें ये ई की वैल्यू हम रखेंगे। देखिए आगे, तो डेल एच इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू हमारी निकल के आई है कितनी, क्यू पी माइनस क्यू बेस में पी माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल पी, ये वैल्यू हमारी निकल के आई है। और यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देंगे ये पी डेल वी से, और ये क्या हो जाएगा, एकदम कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट करके जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो निकली है डेल एच इक्वल टू क्यू पी, इतनी वैल्यू हमारी प्राप्त हुई। ओके, तो अब ये हमारा हो जाएगा कि स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा दी गई ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। हाँ, इसको नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करके इसमें हमने कई सारे परिवर्तन किए, तो इसका जो हमने समाकलन कर लिया, और जब समाकलन की स्थिति में जब हम जैसे E1 से E2 हो गया,
तो इनका अंतर जब लेना होता है तो उधर E2 E1 के बीच का अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल ई। ओके अनुराग, अंतर को जो प्रदर्शित किया जाता है वो डेल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मीन्स दोनों एंथैल्पियों के मध्य का अंतर। जैसे तापमान में अंतर करें अपन, T2 तो है अपना 74 और T1 है अपना 54, तो 74 माइनस 54 जो हम करेंगे वो हमारे डेल टी की वैल्यू कहलाएगी। तो जो हम बात करें परिवर्तन की स्थिति में इन सब का हम उपयोग करते हैं। ओके, डेल का उपयोग करते हैं अनंत परिवर्तन को जानने के लिए। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे कि स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा दी गई ऊष्मा, स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा दी गई ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। The energy excreted by system, the energy excreted by system at constant pressure is equal to the enthalpy change. Is equal to enthalpy change. एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। क्लियर? अब देखिए जो तथ्य जो हमारा यहाँ पे निकला है उससे कुछ बातें हैं वो हमारी बाहर निकलती हैं, और वो कौन कौन सी बातें हैं ये देखिए। अगर बात करें, जैसे एक तो थी कंडीशन हमारी डेल्टा एच और क्यूपी वाली, ठीक है, और एक हमारी कंडीशन थी क्यूवी और जीरो वाली के। तो आज समय हो गया है अपना, ये फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। कल देखेंगे अपन एंथैल्पी, वाष्पीकरण की एंथैल्पी, गहन के गलन की एंथैल्पी, जो एंथैल्पी की विविध विविध परिभाषा है, दहन की एंथैल्पी, विभिन्न प्रकार की जो एंथैल्पियां हैं वो देखेंगे और उनकी परिभाषा देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना, दहन की एंथैल्पी, वाष्पीकरण की एंथैल्पी, हिमांक की एंथैल्पी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंथैल्पी, 3-4 प्रकार की वाष्पीकरण की एंथैल्पी, वो हम पूरा एंथैल्पी का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा।